हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने पिछली वीडियो में पटवारी के लिए आरबीसी और डब्ल्यूसी के बारे में बताया था आप लोगों को। तो आज मैं उसके आगे बताने वाली हूँ, यानी कि प्लेटलेट्स और रह गया था हमारा, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी आज। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट भी करें प्लीज़। तो आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं प्लेटलेट्स। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्लेटलेट्स में देखेंगे, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 से 4.5 लाख पर पर्सन होता है। मतलब एक पर्सन में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। अगर प्लेटलेट्स कम होती हैं तो बीमार हो सकते हैं। और रेशियो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रेशियो 600:1:40 होता है। अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो इस रक्तस्राव यानी कि ब्लडिंग होने लगती है, रक्त पतला हो जाता है जिससे रक्त यानी ब्लडिंग होती है। और इसका साइंटिफिक नेम हेमोग्राफ होगा। प्लेटलेट्स ज़्यादा होंगी तो रक्त गाढ़ा हो जाएगा और पूरे बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा जिससे थ्रोम्बोसिस होता है। अब आगे देखेंगे हम, ये सबसे छोटी रुधिर कणिका होती है। इसके फंक्शंस हैं, रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स का आकार, इसका भी शेप अनियमित होता है, अमीबा के आकार का होता है। तो आप लोगों ने अमीबा देखा होगा तो आपको पता होगा अमीबा का शेप कैसा होता है। तो ये उसी प्रकार का होता है। ये कणिकाएं हैं इसलिए ये केंद्र रहित होती हैं। इसका जीवन काल 7 डेज यानी कि 1 वीक का होता है। इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी कि हमारे बोन मैरो ब्लड में जो बोन मैरो हड्डियाँ होती हैं उसमें होता है। इसका कब्रिस्तान स्प्रीन प्लिया को बोलते हैं। ये मतलब उसी में मर जाती हैं। तो अब आप इसके आगे का देखेंगे, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे पहले चोट लगना आवश्यक है और फिर जहाँ पर चोट लगती है वहाँ के मांसपेशियों में से एक खनिज कैल्शियम निकलती है। ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करते हैं। ये कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करता है प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक्टिव होकर थ्रोम्बोविन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये भी डैमेज सेल से उत्पन्न होते हैं और थ्रोम्बोविन ये प्लाज्मा से बनता है। कैल्शियम मिनरल यानी कि खनिज होता है, डैमेज्ड सेल बोलते हैं। अब आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे। खून की थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होती है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जो डैमेज सेल से बनता है वो कैल्शियम ज़रूरी होता है। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। रक्त को थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन हेपरिन को डीएक्टिव कर देता है जो नसों में खून के थक्का जमने से रोकता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजन फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनाता है। ये फाइब्रोजन से मिलकर फाइब्रिन को एक्टिव करता है और फाइब्रोनोजन ये भी प्लाज्मा से बनता है और ये फाइब्रिन ब्लड से मिलकर ब्लड का थक्का जमा फाइब्रिन प्लस ब्लड थक्का जमा। अब आगे देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग के रिएक्शंस। कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोविन बनाते हैं। थ्रोम्बोकिन्स एंजाइम होता है जो प्लेटलेट से बनता है। थ्रोम्बोविन प्लस फाइब्रोजिन थ्रोम्बोविन एंजाइम पेप्सिन एंजाइम से मिलकर बनता है फाइब्रिजिन फाइब्रिन प्लस ब्लड प्लेटलेट्स विटामिन के क्लॉट थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो विटामिन के होता है। खून के थक्का जमने में कौन कौन से एंजाइम सहायता करते हैं? थ्रोम्बो थ्रोम्बोकिनेस थ्रोम्बोविन पेप्सिन। लेकिन मुख्य एंजाइम थ्रोम्बोविन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है।
क्रिसमस फैक्टर शरीर के कौन सी क्रिया से संबंधित है? तो ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। जब भी खून लेट थक्का जमता है तो ये रोग हीमोफीलिया कहलाता है, जो क्रिसमस फैक्टर की कमी के कारण होता है। इसलिए इसे हीमोफीलिया को क्रिसमस डिसीज कहा जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन होता है? तो सोडियम ऑक्सलेट एंड सोडियम साइट्रेट, ये मिक्सर यूज होता है। ये मत सोडियम सॉरी सॉरी सोडियम ऑक्सलेट ये मैक्सिमम यूज होते हैं। स्तनधारियों में पाए जाने वाला रक्त के थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन होता है? तो वो हेपरिन होता है। ब्लड कैंसर में खून काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसी के इलाज में हेपरिन का प्रयोग किया जाता है। कीटों में पाए जाने वाला रक्त के थक्का जमने से रोकने वाला एजेंट कौन सा होता है? तो हेलोरोड्रिन होता है। हेलोरोड्रिन का प्रयोग आयुर्वेदिक सर्जरी में किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, और अब आगे का इसका टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को तक ये वीडियोस पहुँचे और वो देख पाएँ, कोई रहे ना। और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कोई आगे कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जो उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको वाला टॉपिक बता दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।